नेपाल में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। वहां की संसद को भंग कर दिया गया है और देश की बागडोर किसी नेता के हाथ में नहीं, बल्कि एक जज के हाथ में है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ही असाधारण है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? कोई भी लोकतंत्र इस मोड़ तक पहुंचता कैसे है? चलिए, आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस सवाल से कि आखिर ये संकट पैदा कहां से हुआ? वो कौन सा फैसला था जिसने पूरे देश को कह सकते हैं कि हिलाकर रख दिया? देखिए, ये जो कुछ भी हुआ ये अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे कई बड़ी वजहें थीं। सरकार के खिलाफ बार बार अविश्वास प्रस्ताव आ रहे थे, जिससे संसद का काम पूरी तरह से ठप पड़ गया था। और जब काम रुकता है तो जाहिर है सड़कों पर लोगों का गुस्सा फूटता है। असल में सरकार काम ही नहीं कर पा रही थी। तो जब ऐसे हालात बन गए तो देश के राष्ट्रपति और सेना को लगा कि इस पॉलिटिकल डेडलॉक को तोड़ने का अब बस एक ही रास्ता बचा है, संसद को भंग करो और नए चुनाव करवाओ। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये जो संकट है ना, ये कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता की जो लंबी कहानी चली आ रही है, ये बस उसका एक नया चैप्टर है। अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। देखिए, 2006 में राजशाही खत्म हुई, लोकतंत्र आया, लेकिन तब से लेकर अब तक नेपाल एक स्थिर सरकार के लिए संघर्ष ही कर रहा है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, औसतन 2-3 साल में गिर जाती हैं, और इसका नतीजा देश में लगातार अस्थिरता बनी हुई है। इस पूरे केओस और पॉलिटिकल मेस के बीच एक ऐसा फैसला लिया गया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, एक सचमुच ऐतिहासिक निर्णय। और इस सीन में एंट्री होती है सुशीला कार्की की। अब ये कोई करियर पॉलिटिशियन नहीं है, बल्कि इनका बैकग्राउंड न्यायपालिका से है। इन्हें जाना जाता है नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस के तौर पर, और इनकी छवि एक बहुत ही सख्त और निष्पक्ष जज की रही है। तो उनकी नियुक्ति अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज देती है। एक तरफ है राजनीति, जहां अस्थिरता है, सत्ता का खेल है, और दूसरी तरफ है न्यायपालिका, जहां कानून है, संविधान है, निष्पक्षता है। तो ये फैसला एक तरह से ये कहना है कि भाई, जब राजनीति फेल हो जाए तो कानून का राज ही आगे का रास्ता दिखाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरे राजनीतिक संकट का असर नेपाल के अंदर और देश के बाहर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या पड़ रहा है। इस संकट की एक बहुत भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ रही है। नेपाल की सड़कों पर, जैसा कि अक्सर होता है, हिंसा भड़क उठी है। भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, पुलिस के साथ झड़पें आम हो गई हैं। और इसी हिंसा के दौरान एक भारतीय महिला की भी मौत हो गई और तीर्थयात्रियों से भरी बस पर भी हमला हुआ। और इसीलिए कहा जा रहा है कि यह सिर्फ एक आंतरिक समस्या नहीं, बल्कि एक भू राजनीतिक संकट है, क्योंकि इसके दांव पेंच सिर्फ नेपाल की सीमाओं तक सीमित नहीं है, इसकी आंच दूर तक जा रही है। और यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें इस पूरे मामले पर गहरी नज़र बनाए हुए हैं। देखिए, भारत के लिए यह सुरक्षा का मामला है, खुली सीमा है, गहरे सांस्कृतिक रिश्ते हैं। चीन यहां इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करके अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, और अमेरिका के लिए नेपाल दक्षिण एशिया में एक अहम रणनीतिक सहयोगी है। मतलब सबके अपने अपने हित हैं। तो ये सब कुछ देखते हुए हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि अब आगे क्या, नेपाल का भविष्य क्या होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस संकट के बिल्कुल केंद्र में एक बहुत ही जरूरी बहस छिड़ गई है। क्या संसद को भंग करना संवैधानिक था भी या नहीं? इस सवाल के दो पहलू हैं, कानूनी और नैतिक। अगर कानूनी तौर पर देखें तो हाँ, संविधान इसकी इजाजत देता है जब संसद काम ना कर पा रही हो। लेकिन अगर नैतिक तौर पर देखें, एथिकल व्यू पॉइंट से, तो इसे जनता के विश्वास और लोकतंत्र की आत्मा पर एक गहरा प्रहार माना जा रहा है। तो आने वाले 6 महीने नेपाल के भविष्य के लिए निर्णायक होने वाले हैं। यही 6 महीने तय करेंगे कि देश किस रास्ते पर चलेगा। इस वक्त नेपाल एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से दो रास्ते जाते हैं। पहला रास्ता जाता है स्थिरता की तरफ, कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव हों और एक स्थिर सरकार बने। और दूसरा रास्ता वो जाता है अराजकता की तरफ, जिसमें हिंसा जारी रहेगी, राजनीतिक खींचतान चलती रहेगी और देश अराजकता की तरफ बढ़ जाएगा। तो आने वाले चुनाव इस देश की दिशा तय करेंगे। और ये पूरी स्थिति अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या लोकतंत्र का असली मतलब सिर्फ बार बार चुनाव कराना ही है, जबकि नेता सत्ता के खेल में उलझे रहें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ नेपाल को ही नहीं, बल्कि शायद दुनिया भर के लोकतंत्रों को तलाशना होगा।